अब हम बात करते हैं रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की। तो रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम को आप दो पार्ट में देख सकते हैं। एक पार्ट है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा पार्ट है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसकी बात करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब है कि उस पर नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में ज़ीरो होगा। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स शुड बी ज़ीरो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि किसी भी लाइन के अबाउट नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए इन रोटेशनल बॉडी इन रिजिड बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में हम तब बोलेंगे जबकि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो हम बोलेंगे उसको कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है कोई बॉडी। व्हाट अबाउट ए बॉडी एट रेस्ट? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होगा। ए बॉडी एट रेस्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ए बॉडी, ए रिजिड बॉडी at rest is in equilibrium. तो अगर कोई रिजिड बॉडी रेस्ट में है तो आप उस पर नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में ज़ीरो शो कर सकते हैं और किसी भी लाइन के अबाउट टॉर्क ज़ीरो होगा, ये भी शो कर सकता है। आइए अब हम एक स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं जिसके प्रॉब्लम्स आपको मोस्ट ऑफन इस चैप्टर में मिलेंगे। तो वो केस है कोप्लेनर फोर्सेस। हमारा केस क्या है? कोप्लेनर फोर्सेस का केस है। फोर्सेस, जब फोर्सेस कोप्लेनर हो तो उस केस में हम कैसे फोर्सेस को रिलेट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक रॉड है, दिस इज अ रॉड एंड इस पे बहुत सारे कोप्लेनर, इस बोर्ड के प्लेन में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट इज अ फोर्स F1 एट सम एंगल θ1, there is another force F2 making an angle θ2 with the rod here at this end, and let's say we have another force here on this rod, let's say F3. तो यहाँ पर क्या है कि सभी फोर्सेस इस वाइट बोर्ड के प्लेन में है यहाँ पर। तो इन फोर्सेस को आप किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? अगर आपको दिया गया है कि ये बॉडी रेस्ट में है, दिस इज एट रेस्ट में है, तो फिर इसका मतलब है कि दिस रिजिड बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो आप इस पे नेट फोर्स भी ज़ीरो कर सकते हैं, नेट टॉर्क भी ज़ीरो कर सकते हैं अबाउट ए लाइन। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फोर्सेस। नेट फोर्स को जीरो करने की बात करते हैं। देखिए, जिस भी प्लेन में, मतलब इस बोर्ड के प्लेन में सभी फोर्सेस है, जिस प्लेन में फोर्सेस कोप्लेनर हैं उस प्लेन में आप एक्सिस ले सकते हैं। लेट्स से वी हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ द फोर्सेस। X axis is chosen along the rod and Y axis is chosen perpendicular to the rod. तो इस तरह से आपने एक्सिस चूज कर लिया। अब देखिए, क्योंकि ये रॉड रेस्ट में है तो इस पे नेट फोर्स along X axis should be zero. So this is the symbol of all the forces along, component of all the forces along X axis. इसका नेट क्या होना चाहिए? दिस शुड बी ज़ीरो। सम ऑफ ऑल द फोर्स कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस शुड बी ज़ीरो। एक इक्वेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, आप फोर्सेस के कंपोनेंट कर लीजिए एक्स के अलॉन्ग और उसको ज़ीरो कर दीजिए। एक और रिलेशन मिल जाएगा यहाँ पर, वाई के अलॉन्ग भी आप इस तरह से रिलेशन लिख सकते हैं। वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस
should also be 0. देखिए जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जेड के डायरेक्शन में कोप्लेनर फोर्स के केस में यहाँ पर जेड के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ही नहीं है, तो जेड कंपोनेंट को कंसीडर करने का हमें जेड फोर्स के कंपोनेंट का को कंसीडर करने का हमें यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनता है. व्हाट अबाउट टॉर्क? कोप्लेनर फोर्स के केस में टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट 0 करना चाहिए? इसका रूल है कि जब भी फोर्सेस कोप्लेनर हो तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क आप 0 कर दीजिए. तो देखिए ये प्लेन क्या है, XY प्लेन में फोर्सेस है ना. इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा एक्सिस कुछ इस तरह से होगा. एनी एक्सिस, जेड एक्सिस, कहीं से भी आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, एनीवेयर आप कहीं पर भी एक्सिस ले लीजिए. कंडीशन यही है कि इस कोप्लेनर फोर्सेस के इस जिस प्लेन में फोर्सेस हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए लाइक दिस, एनीवेयर एनी पॉइंट. सभी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आएगा. तो एक और कंडीशन बनता है यहाँ पर, नेट टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस शुड बी 0. देखिए यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट भी टॉर्क 0 करने का कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये वाई एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब भी कोई फोर्स इंटरसेक्ट करेगा तो ऑलरेडी इसका टॉर्क 0 होगा. या फिर F3 जो है यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जब भी एक एक्सिस के पैरेलल ऑफ फोर्स तो उसका टॉर्क अबाउट उस लाइन वाई एक्सिस के अबाउट F3 का टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस विल बी 0. सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना. उस प्लेन में कोई लाइन के अबाउट टॉर्क निकालने का हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है. दीज 3 कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड. इसको आप लिखेंगे तो यू विल गेट 3 इक्वेशंस एंड समहाउ यू विल बी एबल टू रिलेट द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस हियर. आइए इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज दैट इज सपोर्ट, सीलिंग सपोर्ट लाइक दिस. थ्रू 2 strings we have, it is supporting a rod of mass small m. इस रॉड का जो मास है that is small m and length is small l. इस रॉड को सपोर्ट किया जा रहा है थ्रू 2 strings लाइक दिस. इस एंड से L/4 डिस्टेंस पे, दिस इज L/4 डिस्टेंस, L/4 पे एक अनदर मास, एक पार्टिकल है यहाँ पर जिसका भी मास m है, विच इज लाइंग ऑन दिस रॉड. आपको ये बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, T1 एंड T2 कितना होगा. You need to find out the value of T1 and T2. So this body is in equilibrium, it is at rest, so it is in equilibrium, both translational as well as rotational equilibrium. तो इस पे पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नेट फोर्स 0 इन एनी डायरेक्शन. सो देखते हैं कि इस रिजिड बॉडी, इस रॉड और इस पार्टिकल पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं. पहले सभी फोर्सेस को शो कर लेते हैं इस रॉड पे और इस पार्टिकल पे. देखिए एक तो सेंटर ऑफ मास पे, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे आप एक mg शो कर सकते हैं, अर्थ का पुल वर्टिकली डाउनवर्ड. अर्थ का पुल इस पार्टिकल पे भी लगेगा तो दैट विल बी ऑल्सो डाउनवर्ड mg. और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस रॉड्स पे, तो
एक T1 लगेगा, स्ट्रिंग लगाएगा उस पर ऊपर की ओर T1, और दूसरे एंड पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी T2. So we have got all the forces acting on this rod plus this particle. अब देखिए ये क्या है कि इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स वुड बी जीरो इन एनी डायरेक्शन. लेकिन सभी फोर्सेस वर्टिकली ही इसमें लग रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. इसका मतलब है वर्टिकली अपवर्ड फोर्स वुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस. अपवर्ड फोर्स कितना है? T1 प्लस T2. दिस वुड बी इक्वल्स टू mg प्लस mg, that is 2mg. You have got one equation here. पहला इक्वेशन आपके पास है. दूसरा इक्वेशन आप टॉर्क से बनाइए. देखिए ये जो फोर्सेस हैं इस बोर्ड के प्लेन में है, वाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो फिर टॉर्क मैंने आपको बताया था कि जिस भी प्लेन में फोर्सेस हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन के अबाउट ले सकते हैं. इसके अबाउट ले सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट ले सकते हैं, इस लाइन के अबाउट ले सकते हैं. टॉर्क को आप कंसीडर कर सकते हैं. दैट शुड बी ज़ीरो. लेट मी टेक दिस एक्सिस. इस पॉइंट से मैं एक एक्सिस बनाता हूँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. इस लाइन के अबाउट मैं टॉर्क को ज़ीरो लिखता हूँ. तो देखिए इस लाइन के अबाउट बात करते हैं टॉर्क की, तो T1 का टॉर्क तो ज़ीरो होगा क्योंकि ये T1 फोर्स इसी लाइन से पास करेगा, तो T1 का टॉर्क ज़ीरो होगा. बात करते हैं T2 का टॉर्क. T2 का टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा. T2 का टॉर्क कितना होगा? तो ये यहाँ से यहाँ तक L लेंथ का है. दिस इज़ L/4. ये सेंटर पे लग रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये mg L/, दिस इज़ योर L/2. तो आप यहाँ पर अब टॉर्क लिख सकते हैं. देखिए इस लाइन के अबाउट T2 का जो टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. वेक्टर R क्रॉस F कीजिए यहाँ पर, तो R इस यहाँ पर L हो जाएगा. पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस एट दिस पॉइंट L हो जाएगा इस तरह से. वेक्टर R क्रॉस F करेंगे आप तो डेट विल बी आउटवर्ड. तो T2 का जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा. एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो टॉर्क होगा उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं. तो T2 का टॉर्क होगा L इंटू T2 प्लस साइन के साथ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है अबाउट दिस लाइन. इस mg का टॉर्क कितना होगा? mg वर्टिकली डाउनवर्ड. तो देखिए mg L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है यहाँ पर, तो mg का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा सेंस में. क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो क्लॉकवाइज सेंस में आप इसको माइनस कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज को आप प्लस लिखते हैं तो क्लॉकवाइज को आपको माइनस लिखना होगा. माइनस mg इंटू ये L/2 डिस्टेंस पे है, mg इंटू L/2. उसी तरह से इस mg का भी टॉर्क होगा, वो आप लिख सकते हैं. देखिए वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो माइनस के साथ लिखना होगा आपको mg इंटू L/4. दिस वुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो. तो आप इसको ज़ीरो कर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा T2 इक्वल्स टू mg by 2 plus mg by 4 equals to 3/4 mg. Let's call it equation second. By using equations 1 and 2, you can get the value of T1. So we put the value of T2 here. So T1 plus T2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 3/4 mg equals to 2 mg. So from here we get T1 equals to 5/4 mg. इस तरह से आप concept of equilibrium यूज़ करेंगे in solving the questions of equilibrium.